ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा लार्जली उसमें हम डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट को। ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट में हमारे पास बेसिकली ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में स्टार्ट होती होती है और आगे लॉर्ड रीडिंग के टाइम में जाके एंड होती है। तो चेम्सफोर्ड का टाइम में हम बाकी डेवलपमेंट्स जितनी भी हैं वो कर चुके हैं। अब हमारे पास खिलाफत मूवमेंट है। लेकिन खिलाफत मूवमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा कि ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये किसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो लॉन्च की गई थी, किस इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए। आप में से है किसी को आइडिया कि ये इसका पर्पस क्या था? यस सर, वो खिलाफत उस्मानिया के क्योंकि ब्रिटेन को खत्म करना चाह रहा था, तो इस वजह से उनके उनके खिलाफ जी या बिल्कुल। उनको बताया जा रहा था। जी जी। तो खिलाफत जिस तरह आपने मेंशन किया, ऑटोमन एम्पायर के मातहत जो उस टाइम खिलाफत थी, उस इदारे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना कंफ्यूजन होती है, उसको ज़रा क्लैरिटी के में ले आते हैं। उसके बाद फिर इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को पता है ओटोमन एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1299 में, 1299 में। और ये फाइनली आपका 1922 तक चलता है। ठीक है। 1922 तब जब तुर्की की जो उस टाइम असेंबली थी, जीएनए जिसे हम कहते हैं, ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है, उसने इसको अबॉलिश कर दिया 1922 में। और उस टाइम इसके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम क्या था? महमद सिक्स। महमद सिक्स। अच्छा, लेकिन जो इदारा आपके पास खिलाफत का था, कैलिफेट इंस्टीट्यूशन, वो थोड़ी देर बाद जाके आफ्टर 2 इयर्स वो अबॉलिश होता है। ठीक है। वो भी कौन इस अबॉलिश करता है? यही आपके पास जो असेंबली है, इसे हम क्या नाम देते हैं? जीएनए, ग्रैंड नेशनल असेंबली। पहले ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत को भी इसने ख़त्म किया, असेंबली ने। और उसके बाद फिर आपके पास जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट है उसको भी ग्रैंड नेशनल असेंबली ने ख़त्म किया। और ये कब किया? 1924 में। ठीक है, मार्च 1924 में। और इन्होंने एक लॉ पास किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, 437, लॉ नंबर 437। ठीक है, 437 ये लॉ नंबर था। उसके तहत इन्होंने जो कैलिफेट का इंस्टीट्यूशन था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसको इन्होंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और जो फाइनल कैलिफ था हमारे पास वो था अब्दुल मजीद टू। ठीक है, अब्दुल मजीद टू। अब सवाल ये होता है कि जी जो आपके पास कैलिफ था और जो सुल्तान था, क्या ये दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे? ठीक है। तो सवाल ये है कि जी पार्टली यस है जी, पार्टली नो है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि जी अब्बासिड कैलिफेट, ठीक है, सबसे पहले तो उमय्यद कैलिफेट हज़रत अमीर माविया के दौर में स्टार्ट हुआ और फिर आगे अब्बासिड कैलिफेट 750 में स्टार्ट होता है। अब्बासी जो खुलफाए राशिदीन कह रहा हूँ वो तो पहले था। जो अब्बासी खलीफा का जो टाइम स्टार्ट होता है, अब्बासिड डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, 750 से स्टार्ट होती है, 1258 तक चलती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है इस्लामियात में भी और सुना भी हुआ है। तो 1258 में जब हलाकू खान बगदाद को सैक कर देता है, तो अब्बासिड कैलिफेट तो ख़त्म हो गई, बगदाद से तो उसका एंड हो गया। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स 61 में, 1261 में, इस अब्बासिद फैमिली के जो कुछ चंद एक मेंबर्स थे जो बच गए थे, इन्होंने कैलिफेट इस्टेब्लिश की कायरो के अंदर, मिस्र के अंदर। ठीक है। मिस्र के अंदर, ये बगदाद के अंदर जो है ना, सॉरी, मिस्र के अंदर जो है ना, अपना कायरो में इन्होंने जो है ना अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी। अब्बासिड कैलिफेट के जो लोग बच गए थे मंगोल के अटैक से, ठीक है, जो रिमेनिंग मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स अब्बासी फैमिली के, उन्होंने कायरो के अंदर जाके अपनी कैलिफेट इस्टेब्लिश कर दी। और उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? ममलूक सल्तनत। ये अलग से एक सल्तनत थी जो एग्जिस्ट कर रही थी। अब्बासिड कैलिफेट की जो प्रेमिसेस हैं या आप उनकी एजिस के अलावा, ठीक है, अलग से जो है ना ये इंडिपेंडेंट एक सल्तनत कायम थी मिस्र के अंदर। और उसने प्रोटेक्शन दी इस अब्बासिद कैलिफेट को, वो जो मेंबर्स उसकी फैमिली के बच गए थे। अब वो चलते जा रहे हैं 1261 से लेके 1517 तक। खलीफा ये इधर से ही था। ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको ऊपर बताया कि 1299 में, 1299 में ओटोमन एम्पायर भी बन गया। अब ओटोमन एम्पायर का जो पहला सुल्तान था उसका नाम था उस्मान वन। ऐसा ही है। अब जो उस्मान वन था उसी के नाम से तो सल्तनत उस्मानी है।
वो आपके पास पॉलिटिकल मोनार्क था, ठीक है, यानी कि उसके पास सियासी पावर थी, रिलीजियस पावर नहीं थी। यानी कि रिलीजियस पावर से मुराद क्या है कि वो खलीफा नहीं था, वो कैलिफ नहीं था एट दैट टाइम, ठीक है। और ये जो अलग जो बंदा था वो खलीफा था, वो कायरो के अंदर बैठता था, ठीक है। और जो सुल्तान था वो ओटोमन एम्पायर का था, ठीक है। लेकिन जब आता है साल 1517, ठीक है, 1517 में एक बैटल होती है बिटवीन ममलूक एंड ओटोमन एम्पायर। ममलूक सल्तनत जो कि मिस्र के अंदर कायम है, और इन्होंने बेसिकली पनाह दी हुई है किसको, खलीफा को। खलीफा कहाँ से ताल्लुक रख रहा है, अब्बासी खानदान से, ठीक है। अब उस ममलूक सल्तनत और आपके पास इधर ओटोमन एम्पायर है, इनके दरमियान में एक बैटल होती है। उस बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ फरीदानिया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। बैटल ऑफ 1517, ये किन दो एम्पायर्स के दरमियान में होती है, आपके पास ममलूक सल्तनत एंड ओटोमन एम्पायर, ठीक है। और ओटोमन एम्पायर को एट दैट टाइम लीड कर रहे थे सलीम अव्वल। जब ये बैटल्स जीतते हैं, ममलूक सल्तनत का सफाया हो जाता है, कायरो से मिस्र से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अब मिस्र के ऊपर भी हुकूमत किसकी आ गई, ओटोमन्स की आ गई। इससे पहले ओटोमन्स यहाँ पे हुकूमत नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये इलाका उनकी जो है ना वो गवर्नमेंट से ज़रा सेपरेट था, वो गवर्न नहीं कर पा रहे थे इसको। और फिर 1517 में क्या हुआ कि सुल्तान भी सेम पर्सन था, कैलिफ भी सेम पर्सन था, यानी कि सलीम वन वाज द फर्स्ट कैलिफ एज वेल एज द मोनार्क सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। एक बंदा था जिसके पास दोनों इदारे थे। इससे पहले ये दो इदारे सेपरेट थे। मोनार्क वो जो अनातोलिया में बैठता था ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है, बाद में कुस्तुनतनिया में भी बैठने लग गया, तो वो एक अलग पर्सन हुआ करता था, उस्मान वन था। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट की बात करें। लेकिन आपके पास जो उस टाइम खलीफा था वो उधर कायरो में बैठता था, वो बासी खानदान से ताल्लुक रखता था। लेकिन 1517 में क्या हुआ कि दोनों जो इदारे थे वो एक पर्सन के पास आ गए, और वो पहला पर्सन कौन सा था, सलीम वन। अब 1517 से लेके आपके पास 1922 तक सेम पर्सन जो है ना उसके पास दोनों पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो अथॉरिटीज हैं उसके पास रही। 1922 में क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ओटोमन एम्पायर को अबॉलिश कर दिया गया, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई। तो अब सल्तनत तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो रिलीजियस पावर थी वो भी उसी बंदे के पास ही थी, मोहम्मद सिक्स के पास। लेकिन वो जो रिलीजियस पावर थी वो दे दी गई किसको, उसके कज़न, उस कज़न का नाम क्या था, अब्दुल मजीद टू, ठीक है। तो उस टाइम मुस्तफ़ा कमाल जो है ना वो जो पाशा था, वो एट दैट टाइम जो है ना वो मेन लीडर था तुर्की का। उसने कहा कि हम अगर अचानक से जो है ना वो सब सब चीज़ें ख़त्म करते हैं, पॉलिटिकल हमने इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया, अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी अचानक ख़त्म करते हैं, तो उसका बड़ा जो है ना वो लोगों की तरफ से जो है ना वो रिजेंटमेंट होगी, तो लोगों में गम गुस्सा होगा। तो उन्होंने 2 सालों के बाद जो है ना फिर इसको टाइम दिया, और अब्दुल मजीद टू को फाइनली इन्होंने क्या बनाया, लास्ट कैलिफ बनाया। और कैलिफ बनाने के बाद 24 में ग्रैंड नेशनल असम्बली के थ्रू उसने इस इदारे को भी उसने ख़त्म करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल वो पूछता है कि लास्ट कैलिफ कौन था, लास्ट सुल्तान कौन था, कब ख़त्म हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कैलिफ भी था बैक वक्त और सुल्तान भी था, मनार्क भी था, बैटल कौन सी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको अब क्लियर हो गई होंगी, मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा। यस सर, क्लियर हो गया। चलें, ठीक हो गया जी। अब हम मूव करते हैं आगे कि खिलाफत मूवमेंट। अब जाहिर है आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, एक तरफ अलाइड पावर्स हैं, एक तरफ आपके पास सेंट्रल पावर्स हैं। और सेंट्रल पावर्स में आपके पास जर्मनी है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, और उसमें ज्वाइन कर लेता है लेट 1914 में ओटोमन एम्पायर। इसको ये था कि ख़ास तौर पे इसका जो एनिमी है रशियन एम्पायर, एक तो उसके अगेंस्ट इसने लड़ना था, इस वजह से जर्मनी को ज्वाइन किया। दूसरा इनको ये था कि भाई जर्मनी चूंकि पावरफुल कंट्री है एट दैट टाइम, और उनको ये था कि जर्मनी क्विकली जो है ना वो वॉर में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो लिहाजा ओटोमन एम्पायर ने जर्मनी की साइड ली, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को जब अंदाज़ा हुआ कि ये जो ऑटोमन एम्पायर है ऑलरेडी सिक मैन ऑफ यूरोप कहला रहा है, जार ऑफ जो रशिया था उसने इसको नाम दिया हुआ था, ठीक है। तो पावर ऑलरेडी कम हो चुकी हुई है, अथॉरिटी नहीं है, रेट ऑफ द जो है स्टेट वो कायम नहीं है।
तो मुसलमानों को एहसास हुआ तो उन्होंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक मूवमेंट लॉन्च की। उस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया? खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। और मेनली हमारा उसमें जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, कैलिफेट का इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत का के लिए बेसिकली ये मूवमेंट जो है ना वो लॉन्च की गई थी। अब उस मूवमेंट को लॉन्च करने में जो मेन किरदार हमें नजर आता है वो है अली ब्रदर्स का। ठीक है। बट इससे पहले जो है ना अली ब्रदर्स का नाम नो डाउट मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, ठीक है, इनका नाम हमें सर फहरिस्त नज़र आता है। बट आप जितने भी आपके देख लें, कोई बड़े बड़े इनिशिएटिव्स थे एट दैट टाइम आपकी फ्रीडम मूवमेंट में, चाहे आपने अलीगढ़ मूवमेंट को लॉन्च करना हो, चाहे मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे ये खिलाफत मूवमेंट हो, यहाँ पे हमारे पास फंड्स की कंस्ट्रेंट थी, पैसा नहीं था। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है ना मुल्क गिर दौड़े करना पड़ते थे। ठीक है। तो उसके लिए फिर उन्होंने फंडिंग वगैरह इकट्ठी की। लेकिन उस टाइम हमारे पास जो थे एक सेठ जान मोहम्मद चुठानी, ठीक है, ये एक बड़े मर्चेंट थे, मुंबई के ताजर थे, टिम्बर मर्चेंट थे। ये जो है ना फिर आगे जो है ना वो स्पेयर हेड करते हैं, बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियली। तो असल में जो है ना वो फाइनेंशियली जो खिलाफत मूवमेंट है उसको फाउंडेशन, उसकी जो बुनियाद रखते हैं वो सेठ जान मोहम्मद चुठानी रखते हैं। ठीक है। अब जरा आते हैं, जरा उस टाइम पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है इंडिया का, उसको उसको डिस्कस करते हैं। आपके पास मुस्लिम लीग बन चुकी हुई है 1906 में, कांग्रेस बन चुकी हुई है 1885 में। अब आप लोग ये देखें कि थर्ड एक पार्टी बनने जा रही है, उसका नाम हमने रख दिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कह लें, ठीक है, इसको सेंट्रल खिलाफत कमेटी कह लें। ये आपके पास अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, पार्टी इसको आप कह लें। पॉलिटिकली तो आप इसको वो लीड नहीं कर रहे, बट ये है कि लोगों को मैस मोबिलाइजेशन करने में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन आपको बनती हुई नजर आती है। और ये कब बनती है? जाके मार्च 1919 में, जब 15,000 मुस्लिम्स जो है ना वो मुंबई में इकट्ठे होते हैं और एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी का नाम क्या है जी? खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं सेठ जान मोहम्मद चुठानी साहब होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसके जो पहले सेक्रेटरी हैं, ये भी सवाल आता है कि खिलाफत कमेटी के पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो हाजी सिद्दीक खत्री साहब। ठीक है। ये फॉर द टाइम बिंग बनते हैं कुछ टाइम के लिए इनिशियली। लेकिन उसके बाद चूंकि ये जो आपके पास अली ब्रदर्स थे उस टाइम इम्प्रिजेंट थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी और मौलाना शौकत अली जौहर भी। ठीक है। तो ये उस टाइम इम्प्रिजेंट थे, लेकिन शौकत अली साहब पहले रिहा हो जाते हैं। तो चंद माह के बाद इनको जो है ना वो सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ठीक है। खिलाफत कमेटी बनी मार्च 1919 में। उसके पहले प्रेसिडेंट सेठ जान मोहम्मद चुठानी, पहले सेक्रेटरी पहले बनते हैं आपके पास सिद्दीक खत्री साहब, और उसके बाद फिर मौलाना शौकत अली ये परमानेंट बन जाते हैं सेक्रेटरी। ठीक है। पर्पज इसका क्या है जी? टू प्रोटेक्ट द टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है। ऑलरेडी मैं इसको आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्या उसका मकसद था। अब अली ब्रदर्स बेसिकली जो है ना वो आप ये कह लें फाइनेंशियली लीड कौन कर रहा था? सेठ जान मोहम्मद चुटानी। ठीक है। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल आपके पास आर्किटेक्ट्स थे, ठीक है, यानी कि लोगों को मैस मोबिलाइजेशन, लोगों के अंदर जो एक जज्बा उभारा जिन जिन लोगों ने, वो कौन थे? वो आपके पास थे अली ब्रदर्स। असल में इनके अखबार भी थे, आपको पता है, कॉमरेड और हमदर्द। तो जो है ना एंटी कॉलोनियल जर्नलिज्म, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोगों को जो है ना उसने काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रोल प्ले किया, जिससे लोग इनकी बात मानते और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। और असल में 1915 में इनको इम्प्रेजन कर दिया गया था, 1915 में, क्योंकि उस टाइम भी ये एंटी कॉलोनियल जर्नलिज्म और लोगों को जो है ना वो ख़ास तौर पे वो लोग जो सोल्जर्स हो या आपके दूसरे जो भी लोग हो इंडिया के अंदर कॉमन सिटीजन हो, उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है ना वो इंस्पायर कर रहे थे, इंसाइट कर रहे थे कि भाई आप उनके अगेंस्ट जो है ना आवाज़ बुलंद करें। ठीक है। तो इस वजह से इनको इम्प्रिजन कर दिया गया। और एट दैट टाइम फिर स्टार्ट में तो हमें ये नज़र नहीं आते, सेठ जान मोहम्मद चुटानी हमें वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। 1919 में ही आपके पास शौकत अली पहले रिलीज होते हैं, बाद में फिर दिसंबर के महीने में जाके मौलाना मोहम्मद अली जौहर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में फिर जो शऊर आता है, मैस मोबिलाइजेशन होती है, वो इन्हीं के रिलीज होने के बाद होती है। तो इनकी वालदा ने भी बड़ा एक फेमस एक स्लोगन था, क्या नाम है उसका, कि कहती है अम्मा मोहम्मद अली की कि जान बेटा अपनी खिलाफत पे दो, इस तरह का कुछ एक स्लोगन भी बड़ा फेमस था। ठीक है। तो इन लोगों का बड़ा किरदार है, लेकिन बैकग्राउंड में जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे वो भी आपको मैंने बता दिया। अब अली ब्रदर्स ये सारे मामलात हुए। अब ये जो कमेटी थी ना, एक तो एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है ना वो जो एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की, उसे बेसिकली डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट भी करेंगे। एक कमेटी थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, एक डेलीगेशन था, और एक आपके पास था खिलाफत डे। तो चार तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद है हमारे पास खिलाफत से रिलेटेड। तो चारों के ऊपर सवाल बनते हैं, तो चारों को हम डिस्कस कर लेते हैं। कि कमेटी हमने डिस्कस कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं आगे खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस की। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो सवाल वो आपसे ये पूछता है कि जी फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, सेकंड कहाँ पे हुई। ठीक है, तो हिस्टोरियंस के नज़दीक हुई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 8 जो है वो बहुत प्रोमिनेंट सेशंस हैं, 8। उसमें से भी कुछ चंद एक हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फेमस है। फॉर एग्जांपल किसी सेशन में ऐसा हुआ कि जी आपने ये एक डिक्री जारी कर दी कि भाई पुलिस और आपने मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, ये अनलॉफुल है। तो किसी में खिलाफत डेलीगेशन का फैसला हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट आप लोगों देख लें, फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे होती है जी? दिल्ली में, नवंबर 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली 1919 नवंबर। और इसको प्रिजाइड कौन करता है? फजल अल हक साहब, ठीक है, AK फजल अल हक, शेर बंगाल। सेकंड होती है आपकी अमृतसर में, अगले महीने में, दिसंबर 1919 में। अब इस टाइम जो है ना वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी इम्प्रिजन से रिहा होकर जो है ना वो जेल से ज्वाइन कर लेते हैं इस खिलाफत कमेटी को, कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, सीधा जेल से निकल के अमृतसर पहुंच जाते हैं। तो इनका ये आलम था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका सपोर्ट भी था इस चीज़ को। थर्ड आपकी होती है बम्बई में, फेब 1919 में। ठीक है, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो सेवन्थ सेशन है वो लाजमी आपने देखना है, सेवन्थ कॉन्फ्रेंस। सेवन्थ कॉन्फ्रेंस होती है आपकी कराची में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये फतवा जारी किया गया था खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जानिब से। इसके जो डेलीगेशन थे उन्होंने कहा था कि भाई आपने ब्रिटिश पुलिस और जो मिलिट्री सर्विसेज हैं उसको ज्वाइन नहीं करना मुस्लिम्स ने। यानी कि आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं और अगेंस्ट किसके लड़ रहे हैं? मुसलमानों के अगेंस्ट। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑल दैट। तो मुसलमानों को ही आप मार रहे हैं ना, तो मना कर दिया गया कि जी आपने ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, तो ये कब हुआ जी? सेवन्थ सेशन जो कि 1921 में हुआ, जुलाई 1921 में कराची में, खिलाफत कॉन्फ्रेंस, सेवन्थ खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी चीजें? और सर ये सेवन खिलाफत कॉन्फ्रेंस में कौन इनको लीड कर रहा था? ये ये जो मोहम्मद जौहर ही कर रहे थे, क्या नाम है, चौधरी मेनली ब्रदर्स। मेनली हाँ जी, मेन लीडर्स तो एक मतलब यही थे। शौकत थे ना? यार मेन लीडर्स तो यही थे, लेकिन अच्छा, मुझे इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है कि उस पर्टिकुलर सेशन में 1921 ठीक वाला है। जो सेशन था उसमें लीडर कौन था। ठीक है, लेकिन मेन आपके पास ये दो ही ठीक। पर्सन और ये थे, कब किस मौलाना मंथ हुई थी? 1920 में हुई थी, 1920 नहीं, में हुई थी, लेकिन कौन सा मंथ था? ये जुलाई था 1921। जुलाई। ठीक है, बस ये मैं ठीक लिख है, रहा हूँ। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर के साथ साथ जो है ना आपके पास लीडर्स थे महात्मा गांधी। जी। ठीक है, गांधी भी इसको ज्वाइन कर चुका हुआ है, और अच्छा। उस टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक में थी। ठीक है ना? तो क्योंकि ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, रोलर एक्ट आ चुका है, तो इस तरह की रिप्रेसिव एक्टिविटीज आ चुकी हैं, हिंदूज भी इनके अगेंस्ट है, मुस्लिम्स भी अगेंस्ट हैं, तो इन्होंने यूनाइट होकर जो है ना वो एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम यस। मूव करते हैं खिलाफत डेलीगेशन। अब एक जॉइंट सेशन होता है जी 1919 में। ठीक है, आपके पास खिलाफत कमेटी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दोनों का जॉइंट सेशन होता है। ठीक है, और उसमें फैसला ये किया जाता है कि ये खिलाफत डेलीगेशन जो है ना वो बनाया जाएगा। तो खिलाफत डेलीगेशन पहले जो है ना वो 18 मेंबर्ड एक डेलीगेशन होता है, डॉक्टर मोहम्मद अंसारी की क़यादत में। मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों इसमें मिक्स होते हैं, 18 मेंबर्स। ठीक है, और इसको लीड कौन कर रहा होता है? डॉक्टर मोहम्मद अंसारी। ये जाके मिलते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड से, जो उस टाइम वायसराय है इंडिया के अंदर। इनसे मिलते हैं, वो इनको कोई सपोर्ट नहीं करते, वो इतना जरूर कहते हैं कि जी मैं आपका जो डेलीगेशन है वो इंडिया लंदन जरूर भिजवा सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए। तो फिर लंदन इनको भेजा जाता है। लंदन जब जाते हैं जी 1920 में, और लंदन जब जाते हैं तो उस टाइम इनको लीड कौन कर रहा होता है इस डेलीगेशन को? वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वायसराय से मुलाकात होती है तो डॉक्टर मोहम्मद अंसारी लीड कर रहे होते हैं, लेकिन जब लंदन जाते हैं और PM जो है एट दैट टाइम लॉयड जॉर्ज हैं, उससे मुलाकात होती है, तो लीड कौन कर रहे होते हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, और सेक्रेटरी उस जो डेलीगेशन के थे वो थे हसन मोहम्मद हयात। हसन मोहम्मद हयात आपके पास क्या है जी? सेक्रेटरी हैं। और उसको जो हेड कर रहे हैं वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं। और मुलाकात किससे हो रही है? लॉयड जॉर्ज से। ये भी सवाल आता है कि जी PM ऑफ इंग्लैंड
ठीक है, यूके एट द टाइम ऑफ खिलाफत मूवमेंट वो कौन थे, तो ये लॉयड जॉर्ज है। ठीक है, और ये इनको कुछ सक्सेसफुल जो है ना वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिलती, मुलाकात में जो है ना इनको कोई खातिर खा जो है ना वो इनको बेनिफिट नहीं हासिल होता, तो अक्टूबर में ये वापस आ जाते हैं 1920 में। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद अब यहाँ पे सवाल आता है जी मुस्लिम लीग के बारे में, कि जी मुस्लिम लीग यहाँ पे इस सारे सिनेरियो में कहाँ मौजूद है। कांग्रेस भी एक्टिव है, आपके पास एक अलग से पार्टी भी बन चुकी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन भी बन चुकी हुई है खिलाफत कमेटी के नाम से, लेकिन मुस्लिम लीग यहाँ पे क्यों जो है ना वो एब्सेंट है। तो एट दैट टाइम मुस्लिम लीग को जो आप ये कह लें कि डिक्टेट कर रहे थे, डिक्टेट से मुराद ये है कि जी उसको रन कर रहे थे मेनली, वो थे आपके पास जिन्ना साहब। ठीक है, जिन्ना साहब ने 13 में कॉन्स्टिट्यूशन भी इनका चेंज करवा दिया, और जिन्ना साहब बेसिकली हामी थे लॉफुल, और आपके पास जो पीसफुल मेथड्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, उसके हामी थे। तो वो जो इस तरह की एजिटेशंस थी, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थी, उनके खिलाफ थे। ठीक है, जिस तरह ये गांधी जी और ये जो आपके पास खिलाफत मूवमेंट में भी जाहिर है वो कह रहे थे कि जिन्ना साहब का मानना ये था कि ये एक आपके पास रिलीजियस फनेटिसिज्म है। ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं, इमोशनली चार्ज आपके पास जो रिलीजियस कॉज है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसका हल ये नहीं है, इसका हल पॉलिटिकल है, ठीक है, लीगल हल है। तो डायलॉग से, नेगोशिएशन से बात हो सकती है, इस तरह एजिटेशन से, प्रोटेस्ट मूवमेंट से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो लिहाजा मुस्लिम लीग जो है ना वो लार्ज चीज़ से दूर रहती है। एक तो रीज़न ये थी जिसकी वजह से जिन्ना साहब को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। एक सवाल भी आता है कि वाई मोहम्मद अली जिन्ना इज़ नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो स्ट्रीट मूवमेंट या गांधी साहब की जिस तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसका इस तरह का जो हथकंडे हैं उन्होंने वो इस तरह के नई चीज़ें अपनाई। वो डायलॉग की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, लीगल मेथड्स की बात करते हैं, पीसफुल मेथड्स की बात करते हैं। अच्छा, तो एक तो ये आपने ज़हन में रखना है। दूसरा ये था कि मुस्लिम लीग ऑलरेडी ज़ाहिर है मोहम्मद अली जौहर इसी मुस्लिम लीग में ही शामिल थे। ग्रीन बुक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुस्लिम लीग का इन्होंने ही बनाया था। तो ये अलग से एक पार्टी अपनी बना रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं मुस्लिम लीग के एजेंडा से। ठीक है, तो एक तो ये भी फिर था कि मुस्लिम लीग को इन्होंने बाईपास करके एक अलग से सेशन अपना जो है ना वो कमेटी बना दी है। तो इस वजह से भी मुस्लिम लीग वहाँ पे जो है ना वो शामिल नहीं हुई। दूसरा जिना साहब वाला मैंने आपको जो पॉइंट बताया, तो इसमें फिर इनको जो है ना वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाद में लॉन्च की गई, जिसमें जिना साहब को ज्वाइन करने का बोला गया था। ठीक है, 1920 में नागपुर में एक सेशन होता है कांग्रेस का, क्योंकि अब आपने जेल में रखना है कि उस टाइम कांग्रेस के भी मेंबर हैं जिन्ना साहब, और मुस्लिम लीग के भी मेंबर हैं। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो जिन्ना साहब को जब बोला गया कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है ना आप हमें ज्वाइन करें, हमारा साथ दें, तो जिन्ना साहब ने जब इनकार किया और इनका साथ नहीं दिया, तो उनको उन्होंने जो है ना फॉर्मली वहाँ से रिज़ाइन भी कर दिया। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बेस पे जो है ना वो इनकार करने पर, ठीक है, जिन्ना साहब ने रिज़ाइन भी कर दिया वहाँ से। उनके बार बार कहने पर उनको उन्होंने मना किया था कि ना भाई आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च ना करें। तो इन्होंने फिर जो है ना इस्तार किया, तो जिन्ना साहब ने रिज़ाइन कर दिया 1920 में। कांग्रेस से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, मुस्लिम लीग के ये मेंबर रहे। तो मुस्लिम लीग का जो है ना वो यहाँ पे किस तरह हमें बैकग्राउंड नजर आता है ये भी आपको अंदाजा हो गया। अब उस टाइम क्या हुआ, मुस्लिम बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने मुसलमानों को बोला कि भाई आप अफगानिस्तान हिजरत कर जाएं, ये इंडिया जो है वो दारुल हर्ब है। ठीक है, तो उसमें आप मेनली नाम लिखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 1920 में। और इसको बहुत बड़े बड़े उस टाइम जो उलमा थे उन्होंने इसको अप्रूव भी किया। फॉर एग्जांपल मौलाना अशरफ अली थानवी, ठीक है, पीर मेहर अली शाह साहब, इन्होंने उसको अप्रूव भी कर दिया। मुसलमानों ने अपना जो घर बार बेच के, ज़मीनें बेच के जो है ना वो जा रहे हैं। ठीक है, 30 to 40,000 आपको नेक्स्ट जो है ना वो वीक में, विद इन 2 वीक्स ये लोग यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से ज़मीनें अपनी बेच के अफगानिस्तान जा रहे हैं, काबुल जा रहे हैं, वहाँ पे इनको एंटरटेन नहीं किया गया, फिर बेचारे वापस आए हैं। तो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनके जो नुकसानात हुए। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट लास्ट सवाल जो है वो खिलाफत डे के बारे में है। खिलाफत डे कब मनाया जाता है जी, 17 अक्टूबर 1917 में, 17 अक्टूबर 1917 में। ठीक है, और यहाँ पे दरअसल हुआ ये था कि लखनऊ के अंदर कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, उनकी कॉल पे जो है ना ये खिलाफत मूवमेंट को उस टाइम लॉन्च किया गया फॉर्मली। मैस मूवमेंट जो है ना वो मैस मोबिलाइजेशन के लिए ये लॉन्च की गई। इस वजह से 17 अक्टूबर का जो डे था वो ऑल इंडिया में खिलाफत डे के तौर पे ऑब्जर्व किया गया। उसके शॉर्टली कुछ यानी कि आप ये कह लेंगे 1 महीने के बाद ही आपकी पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है दिल्ली में, नवंबर में। अक्टूबर में ये दिन मनाया जाता है, और नवंबर में जो है ना आपके पास फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी जो है ना वो लॉन्च हो जाती है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी साहब उसको लॉन्च कर देते हैं 1920 में। ठीक है, मुसलमान भी उसको जो है ना वो अपना लेते हैं, मुसलमान भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल ये सिनेरियो था जी, जिसमें हमारे पास कंप्लीट खिलाफत मूवमेंट
से बनने वाले जो सवाल हैं उसमें हमने उसको डिस्कस किया। अब उसके बाद जो हमारे पास लॉर्ड हैं वो जरा देख लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है जी। लॉर्ड रीडिंग साहब, इनके टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पे आपके पास मॉपिलर रेबेलियन 1921 की, फिर चोरी चोरा इंसिडेंट जो है 1922 का, इसी तरह का कोरी कॉन्स्पायरेसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि पहले बन चुकी है ऑलरेडी, वो फॉर्मली इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होती है 25 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है वो है हमारे पास मॉपिलर रिबेलियन। जी, मोपला रिबेलियन 1921 में। अब मोपला बेसिकली मलाबार में रहने वाले जो है ना वो मुसलमान थे, ठीक है, अरब्स थे। कहाँ पे रहते थे ये? मलाबार डिस्ट्रिक्ट में, और वो भी कहाँ पे? मद्रास में, ठीक है। मुस्लिम अरब्स थे, ये मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से पहले के वहाँ पे आबाद हैं, क्योंकि अरब्स जो थे बेसिकली वो तिजारत करते थे इंडिया के साथ। तो एट दैट टाइम जो अरब ट्रेडर्स आए थे वहाँ पे, जो कुछ आबाद हुए थे यहाँ पे, वो थे आपके पास मोपिला। और ये लोग जो थे ना वो स्लेवरी की जिंदगी गुजार रहे थे। और इनके जो मास्टर्स थे वो कौन थे? वो हिंदू फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है। हिंदुओं के इलाके में आए, और वहां पे हिंदू जो थे लैंड लॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा इनके ऊपर जुल्म करते थे, स्लेवरी की जिंदगी ये लोग गुजार रहे थे, ठीक है जी। एक मिनट मुझे दीजिएगा जी। जी, तो मुप्लास जो थे वो अरब्स थे, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से पहले यहाँ पे आबाद थे, स्लेवरी की जिंदगी गुजार रहे थे। और इनके जो मास्टर्स थे वो कौन थे? हिंदू फ्यूडल लॉर्ड्स। अब ये बैकग्राउंड आपने ध्यान में रखना है। अब हुआ क्या, खिलाफत कमेटी की जो है ना वो एक मीटिंग होती है, या आप कह लें खिलाफत कमेटी जो सेटअप होती है, स्टैब्लिश उसकी किया जाती है मालाबार के अंदर, जून 1920 में, ठीक है। जून 1920 में खिलाफत कमेटी इस्टेब्लिश कर दी जाती है मालाबार में भी, ठीक है। ओवरऑल पूरे नोक एंड कॉर्नर में इंडिया के, पूरे इंडिया के अंदर जो खिलाफत कमेटी फैल गई थी ना, उसके ऑफिस वगैरह उसके इस्टेब्लिश कर दिए गए। तो मालाबार में कब किया जाता है ऑफिस का इस्टेब्लिश? ये जून 1920 में इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। और सितंबर के महीने में गांधी साहब और जो है ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब विजिट करते हैं, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पे जो है ना वो इंसाइट भी करते हैं और बताते भी हैं सारे मामलात खिलाफत के हवाले से। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट जो है ना इसमें पैनिक हुई, गवर्नमेंट ने जो है ना वो अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया लोकल लीडर्स को, खासतौर पे मौलवी याकूब हसन। जब इस तरह के उनके जो मेन लीडर्स थे ये अरेस्ट होना स्टार्ट हुए, ठीक है, मल्टीपल लोगों को इन्होंने इन्होंने जो है ना वो अगस्त 1920 में 21 में अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा रॉयट्स जो है ना, दंगे फसाद जो है ना वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने उस अरेस्ट के तौर पे, जो लोगों को इनको अरेस्ट किया गया, गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, ठीक है, उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, राइट्स स्टार्ट हुए, प्रोटेस्ट हो गए, और उसमें इन्होंने टारगेट किसको करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश ऑफिसर्स को। जाहिर है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही इनको मसला था ना। लेकिन उसके साथ साथ बाद में इन्होंने क्या किया, हिंदू लैंड लॉर्ड्स, जिन्हें हम जैनमीज भी बोलते हैं, ठीक है, जैनमीज, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कि उस टाइम जो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी मलयालम लैंग्वेज, उसके मुताबिक इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है लैंड लॉर्ड, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, जन्मीस या हिंदू लैंड लॉर्ड्स। असल में मैंने आपको बताया, तो ये लोग जो है ना वो हिंदू लैंड लॉर्ड्स जो इनके ऊपर काफ़ी जुल्म करते थे। तो पहले तो ब्रिटिशर्स के ऊपर इन्होंने गुस्सा निकाला, जो भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया मुसलमानों ने। और दूसरा इन्होंने जो है ना वो रेलवे लाइंस, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हुए। उसके बाद इन्होंने जो अपना गुस्सा निकाला हिंदू लैंड लॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हिंदू लैंड लॉर्ड्स मिल के जो है ना फिर इनको सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों को क्रश करने में वहाँ पे रोल प्ले किया।
ठीक है। और उन्होंने जो है ना वो मार्शल लॉ लगा दिया गवर्नमेंट ने, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे भी गए, हमारे मुसलमान शहीद भी हुए। अराउंड ये कहा जाता है कि जी 2300 to 2400 जो है ना वो मोपलास एट दैट टाइम किल हुए, और 600 से ज़्यादा जो है ना वो 6000 से ज़्यादा वो अरेस्ट भी कर लिए गए। ठीक है, तो ये आपके पास मोपिला रिबेलियन है। तो 1921 की, कहाँ पे, ये भी पूछता है, मालाबार। मालाबार में कहाँ पे, मद्रास में। ठीक है, तो मालाबार के साहिल में ये सारे मामलात हुए थे, मुस्लिम अरब्स थे। तो ये एक आप ये कह लें कि ओवरऑल 6 महीने का टाइम पीरियड था एक गोरेला मूवमेंट का। मुसलमानों ने क्या, कौन सी मूवमेंट जो है ना वो पैटर्न कौन सा अपनाया, गोरेला वॉरफेयर का। ठीक है, कि डायरेक्टली आपने जो है ना वो कन्फ्रंट नहीं करना, हिट एंड रन वाली जो टैक्टिक्स होती है उसके थ्रू ये सारे मामलात किए गए। ठीक है जी, तो ये मोपिला रेबेलियन आज हमने डिस्कस किया है, और बाकी जो रिमेनिंग इवेंट्स होंगे लॉर्ड रेडिंग के टाइम में, इंशाल्लाह उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं जी। सर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह यही थी कि अ, मतलब ये उसकी सपोर्ट थी उसके लिए, क्या नाम हाँ है, जी, वो यही खिलाफत थी ना कि मूवमेंट के लिए। ब्रिटिशर्स, हाँ, ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डालना है ना। देखो ना, हिंदुओं को खिलाफत मूवमेंट से या खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन था उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, वो चाह रहे थे, हमारी यूनिटी चाह रहे थे मुस्लिम्स की, कि भाई एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया जाए, जो कि इन्होंने लखनऊ पैक्ट में किया भी। हमने एक पहले एग्जांपल भी देखी है ना, कि ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करना है, कि उनका मकसद था स्वराज हासिल करना, ठीक है, इंडिपेंडेंस हासिल करना ब्रिटिशर्स से। और हमारा मकसद था बेसिकली कि भाई हमने तो जो है ना वो हमारी राइट्स की पॉलिटिक्स थी एट दैट टाइम। हम अपनी अभी इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं 1940 में जाके। तो हम अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, और राइट्स ने भी एक हमारे पास अब रिलीजियस कॉज आ गई, वो खिलाफत को बचाना था ओटोमन एम्पायर के हवाले से। तो मुसलमानों का ये मकसद था, और इंडियंस का जो हिंदूज थे गांधी जी का, उनका मकसद ये था कि भाई स्वराज, ठीक है, इंडिपेंडेंस। तो जब ये कॉमन एनिमी हो तो फिर वो चीज़ें सारी मिक्स हो जाती हैं, सेम हो जाती है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो अब दोनों को कॉमन एनिमी था ब्रिटिशर्स, तो दोनों यूनाइट हो गए। मुसलमानों ने तो बहुत सारी चीज़ें की, कि तिलक भी लगाए, ठीक है, और जो है ना मंदिरों में भी गए, और काउ स्लाटर के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि मुसलमान वो भी नहीं करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि हिंदुओं को खुश किया हमने। ठीक है, सेम उन्होंने, इंडियंस ने भी हमें हमें खुश करने के लिए काफ़ी चीज़ें की। तो एक यूनिटी जो है ना वो क्रिएट हो गई दोनों के दरमियान में। ठीक है, तो दोनों ने मिल के जो है ना वो फिर एक सक्सेसफुल मूवमेंट लॉन्च की, बाद में जाके 1922 में जाके ये एंड होती है, जो एक इंसिडेंट होता है चोरी चोरा का। ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आई होप और आपको सर पॉइंट क्लियर ये हो लेकिन, गया। यस सर जी पॉइंट जी। क्लियर है, लेकिन सर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं गांधी ने शुरू की थी, लेकिन गांधी जो थे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं थे, यानी वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। तो क्या बगैर ज्वाइन किए इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता था उनकी तरफ? नहीं नहीं सर, ऐसे तो नहीं है, कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं अच्छा, वो गांधी कर साहब। चुके हैं। हाँ जी, अच्छा, जब ये साउथ वो कब अफ्रीका से ज्वाइन वापस कर आते रहे हैं हैं? तो अच्छा ये अच्छा। ऑलरेडी कर चुके हैं 15 में ही। अच्छा 15 मिनट, ठीक ठीक। जी ठीक है सर। और सर एक और चीज जरा ये क्लियर कर दें, ये जो आपने बताया था कि सलीम 1517 में जो वॉर हुई थी, उसके बाद ये खिलाफत जो है ये तुर्कियों के पास आ गई थी। तो सलीम के पास हम्म, मतलब पॉलिटिकल पावर भी थी और साथ रिलीजियस पावर भी थी। फिर आपने बताया था जी। कि वो उसके बाद वो कजन के पास चली जाती है, वो सर जरा पॉइंट बता दें।